बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर्स की वीडियोस प्लेलिस्ट की शक्ल में मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजू अकेडमी पर मौजूद है। अगर आपको वीडियो देखने में मुश्किल पेश आ रही है या आप वीडियोस लेक्चर की तरतीब के साथ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाएं। आप होम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको फेडरल बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा। आप उस सेक्शन की हेडिंग पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप अपने मतलूबा चैप्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर उस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स की वीडियोस तरतीब के साथ आपको मिल जाएंगी। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने देखा हुआ है, 9th क्लास केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। किस चीज का बना हुआ है? गिलास का या लकड़ी का बना हुआ है ना? नहीं भाई, ये वो वाला टेबल नहीं है जो गिलास या लकड़ी का बना होता है, बल्कि ये तो कागज के ऊपर एलिमेंट का बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल क्या है, चलें समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये टेबल क्या है। बेटा टेबल देखा है आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया हो ना तो वहां पर एक ऑप्शन आता है ड्रॉ द टेबल। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे दो चीजें पूछता है। कौन कौन सी दो चीजें? एक वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ रोज और दूसरा वो आप लोग से पूछता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या मतलब, कोई भी टेबल रोज और कॉलम से बना होता है। रोज क्या होती है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस तरह की ये जो लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? जो जमीन के पैरेलल होती हैं, अर्थ के पैरेलल होती हैं। जमीन इस तरीके से है ना, अगर आप देखें जमीन इस तरीके से है तो जमीन की सीध में जो चीज होगी ना वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। अब ये चीज जमीन की सीध में तो ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर कोई चीज इस तरीके से जमीन के ऊपर सीधी ऊपर की जानिब खड़ी हुई है तो वो क्या कहलाती है? वर्टिकल कहलाती है। बेटा अगर ये कमरा है ना तो कमरे का फर्श, कमरे का छत हॉरिजॉन्टल है, लेकिन कमरे की दीवारें सीधी ऊपर की जानिब खड़ी है, ये वर्टिकल है। तो ये जो मैंने लाइन लगाई है ना ये हॉरिजॉन्टल है और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज। और बेटा दूसरी चीज टेबल के अंदर कौन सी चीज होती है? कॉलम। तो ये जो ऊपर से नीचे की जानिब ये जो बनी होती है ना रोज, ये कहलाती हैं कॉलम। तो बेटा टेबल के अंदर दो चीजें हो गई, रोज और ये वाली जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। अब टेबल किस काम आता है? टेबल आप लोग क्यों ड्रॉ करते हैं? बेटा इसके अंदर आप लोगों ने चीजों को अरेंज करके लिखना होता है। तो पीरियोडिक टेबल भी बिल्कुल इसी तरीके से एक टेबल है जिसके अंदर रोज भी हैं, जिसके अंदर कॉलम भी हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग कौन सी चीज को अरेंज करते हैं? एलिमेंट्स को। एलिमेंट को किस में अरेंज करते हैं? रोज और कॉलम्स में। बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो रोज होती है ना उन्हें हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, और जो एलिमेंट के कॉलम्स होते हैं ना उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, एक खास पैटर्न के साथ अरेंज करते हैं। किस में? पीरियड्स में और ग्रुप्स में। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता कि जहां हमारा दिल करेगा वहां पर हम किसी भी एलिमेंट को पुट कर देंगे, अरेंज कर देंगे। मेरा दिल कर रहा है मैं यहां पर हाइड्रोजन पुट कर दूं, यहां पर दिल कर रहा है हीलियम पुट कर दूं, यहां पर आयरन पुट कर दूं, यहां पर गोल्ड पुट कर दूं, ऐसा नहीं। बल्कि बेटा ये जो अरेंजमेंट होती है ना एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये खास लॉज की बेस पर होती है और उन लॉ को बोला जाता है पीरियोडिक लॉ। तो बेटा एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किसकी बेस पर अरेंज करते हैं? पीरियोडिक लॉ की बेस पर। तो बेटा हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे? पीरियोडिक टेबल की डिफिनीशन ये होगी, इट इज अ टेबल दैट शोज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ। बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक लॉ क्या होता है। आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल गिवन है ना ये कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा इससे पहले भी पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे लेकिन वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं कहलाते। आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल मौजूद है उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस लॉ की बेस पर बनाया गया है उस लॉ को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को किस बेस पर अरेंज किया गया है? अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटम के या एलिमेंट के दो नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, या जिसे हम लोग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया गया है, लेकिन इससे पहले
पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे वो एटॉमिक मासेस की बेस पर बनाए गए। बेटा मैंने क्या कहा है, किस तरतीब से एलिमेंट को अरेंज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है भाई? कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ, स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो बेटा आप एलिमेंट को अगर ऐसे अरेंज कर देना कि सबसे पहले वो एलिमेंट लिखें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा। तो ये वाली अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और आप देखेंगे कि एक खास नंबर पर जब आप पहुंचेंगे उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसकी प्रॉपर्टीज फिर जो शुरू में नंबर था ना, पहले वाला नंबर, बिल्कुल उसी तरह की होंगी जिस तरीके से वो फर्स्ट वाले नंबर की प्रॉपर्टीज। तो हम लोग कहते हैं कि जब एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाता है तो एक खास पीरियड के बाद, एक खास इंटरवल यानी एक खास वक्फे के बाद या एक खास नंबर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यही पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट भी है। लॉ की डिफिनीशन नहीं, लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, their properties are repeated in a periodic manner। periodic manner क्या मतलब होता है? एक खास नंबर, एक खास पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों प्रॉपर्टीज का एक खास पीरियड के बाद, एक खास इंटरवल के बाद, एक खास नंबर के बाद रिपीट होना कहलाता है पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी डिफिनीशन पढ़नी है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बेटा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की क्या डिफिनीशन है? सारी ये डिफिनीशन है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर, या their properties are repeated after a fixed interval, या properties are repeated after a fixed period। और फिर आगे सिर्फ एक सेंटेंस का इजाफा कर देना है, this repetition in property is called periodicity in properties। बेटा यही इनके नोट्स बन गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बनाने की यानी एलिमेंट को अरेंज करने की जरूरत क्या पड़ी थी? एलिमेंट को क्यों अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में? भाई कॉमन सी बात है, अगर आप लोगों के पास चीजों की तादाद बहुत थोड़ी सी है, 2, 4 या 10, तो आपको उनमें से हर चीज की एक एक प्रॉपर्टी, एक एक इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से और डिटेल से मालूम होगी, याद होगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास चीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप लोग हर चीज की डिटेल से इंफॉर्मेशन याद नहीं रख सकते। बेटा एलिमेंट के साथ भी यही था। शुरू में साइंटिस्ट को एलिमेंट की बहुत थोड़ी सी तादाद के बारे में इल्म था, ये नॉन एलिमेंट की तादाद बहुत थोड़ी सी थी। उस वक्त हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन, उनके एटॉमिक मासेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, हर एलिमेंट की साइंटिस्ट को बड़े आसानी से याद रहती थी। लेकिन जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, एलिमेंट की तादाद बढ़ती गई, तो फिर बेटा हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन, उनके एटॉमिक मासेस को अलग अलग याद रखना मुश्किल बल्कि नामुमकिन बनता गया। तो फिर साइंटिस्ट को इस बात का ख्याल आया कि एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उस अरेंजमेंट की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना आसान हो जाए। यानी एलिमेंट को क्या कर देना चाहिए? अरेंज कर देना चाहिए। और बेटा जब एलिमेंट को अरेंज किया गया तो क्या बन गया? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया? ताकि बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यानी उनके रिएक्शन, उनके एटॉमिक मासेस
उनकी इंफॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सके, आसानी से याद रखा जा सके। और बेटा यही बात मैंने यहां पर लिख दी है। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज्ड ड्यू टू द डिस्कवरीज ऑफ मोर एंड मोर एलिमेंट्स, जब एलिमेंट की तादाद बढ़ी, किस वजह से बढ़ी? जब नए नए एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हुए, उसके नतीजे में इट बिकेम डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस थे, प्रॉपर्टीज थी और उनके जो रिएक्शन थे, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उनको याद रखना डिफिकल्ट यानी मुश्किल हो गया और नामुमकिन हो गया। सो अ नीड वाज फेल्ट, फिर एक जरूरत महसूस हुई। किस चीज की जरूरत महसूस हुई? टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन, कि एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जा सके, उनको एक तरतीब से अरेंज किया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल केम टू एग्जिस्टेंस, पीरियोडिक टेबल माराज़े वजूद में आया, पीरियोडिक टेबल बन गया। बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की अहमियत, इंपॉर्टेंस, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राइट द पावर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है। यानी ये कहा जाता है कि केमिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हैं, उनमें एक डिस्कवरी पीरियोडिक टेबल भी है। पीरियोडिक टेबल ने केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा आसान बना दिया, बहुत ज्यादा आसान बना दिया। अब आप लोग तो कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो इसने मुश्किल बना दी, एक और चैप्टर ऐड हो गया। बच्चों क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन केमिस्ट्री, या ये भी लिख सकते हैं पीरियोडिक टेबल इज द की टूल इन केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पर? बेटा पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए ना, पीरियोडिक टेबल को देखकर आप किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। यानी एक ग्रुप है ना, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस में अरेंज किया गया है? ग्रुप में और पीरियड में। जैसे सपोज करें ग्रुप 1A है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये ग्रुप 1A है। इस ग्रुप में अगर किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपको पता है, सपोज करें कि आपको इस ग्रुप में पोटाशियम की प्रॉपर्टीज पता है, तो इस ग्रुप में मौजूद किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आप बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे आप जरा देखें, आपको पता है पोटाशियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो अगर कोई आप लोग से पूछ ले कि फ्रांसियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक। ये जब रिएक्ट करता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो मुझे बताएं फ्रांसियम रिएक्शन के दौरान कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस पर +1 चार्ज आता है तो इन सब पर कितना कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। ये बेटा हैलोजन के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, तो ये भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? साल्ट बना देगा। ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो ये भी क्या करेगा? पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए ना, बड़ा आसान है। अब आपको इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप समझ लें, बाकी इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो पीरियोडिक टेबल क्या करता है? इट इज वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये बहुत ज्यादा काबिल इस्तेमाल होता है, किस मकसद के लिए? समझने के लिए, एंड प्रिडिक्टिंग, अंदाजा लगाने के लिए। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन, यानी हम किसी एलिमेंट को देखकर बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। कैसे बता सकते हैं? पता ये चलाएंगे कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उस ग्रुप के किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी पता चल जाएंगी। इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, अगर हमें एक ग्रुप में किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता हो, वी कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी अदर एलिमेंट इन दैट ग्रुप। हम उस ग्रुप में किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। इट अलाउ अस टू रिलेट द टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, ये हमें एलिमेंट की रिएक्ट करने की टेंडेंसी यानी रिएक्ट करने की सलाहियत और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के दरमियान रिलेशन भी बताता है। जैसे आप जरा देखिए ना, ये हमें पता है क्या बता रहा है? ऊपर से नीचे आते हुए इनकी रिएक्शन की टेंडेंसी, रिएक्ट करने की सलाहियत बढ़ रही है। अब ये कैसे पता चलेगा? बेटा इंशाल्लाह हम लोग जब आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये पता है क्या, मैं ये बता सकता हूं कि फ्रांसियम का साइज बड़ा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका साइज इससे कम है तो ये कम रिएक्टिव है, इसका साइज और कम हो गया तो ये कम रिएक्टिव है, इसका साइज और कम है तो ये कम रिएक्टिव है, और लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखें ना, मुझे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से एटॉमिक स्ट्रक्चर और उनकी रिएक्शन की जो टेंडेंसी है उसके दरमियान रिलेशन का पता चल रहा है कि एलिमेंट का स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन हर जगह पे ऐसी बात नहीं है, और ये बात भी मुझे पीरियोडिक टेबल से पता चली है कि हमेशा ऐसा नहीं होता।
थ्रू पीरियोडिक टेबल वी कैन प्रिडिक्ट विच एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आप लोग पूछते हैं ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएगा जो कोवलेंट बॉन्ड। भाई पीरियोडिक टेबल देखकर पता चल जाता है। देखिए ना, जितने भी मेटल हैं, एक मेटल पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह बनी है ना कि ये मेटल है, इस तरफ को कौन सी चीज है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो कोवलेंट, मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो मेटेलिक बॉन्ड, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो आयनिक बॉन्ड। उसके अलावा बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ एलिमेंट की सिंबल नहीं होती, सिर्फ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस नहीं होते। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की बाकी इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिखी हुई मिल जाएंगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क देखकर भी आप पता चला सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बेटा दो एलिमेंट जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, फर्क, यानी उनको माइनस करें और आंसर अगर 1.7 से ज्यादा आ जाए तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर आंसर 1.7 जो उससे कम आ जाए तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। तो ये सारी बातें हमें कहां से पता चलती हैं? पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताता है कि ये एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट, यानी टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी बता देता है। बेटा यही इसके नोट्स भी बन गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ना है पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, या कहीं आप लोग ये भी पढ़ेंगे पीरियड एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पिछले टॉपिक है ना वो रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल बना दिया है और वो वाले टॉपिक इससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बस 2 मिनट की बात है। सबसे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया था। पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था भाई, कि ये एक टेबल होता है, तो आप देख लें ये भी एक टेबल है। टेबल कौन सा होता है? जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। तो ये जरा देखें, इसमें ये रोज हैं और ये क्या है, कॉलम है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ये किस चीज को शो करता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, H का मतलब हाइड्रोजन, ये हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये जरा देख लें 118 एटॉमिक नंबर तक ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है, और ऐसे अरेंज नहीं किया गया कि जनाब यहां पर हम लोगों ने एक एलिमेंट लिखा और दूसरा उसके साथ लिख दिया। आप देख रहे हैं यहाँ काफी फासले, तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक खास तरतीब के साथ। आप जरा देखिए यहाँ पर हीलियम क्यों नहीं लिखा, कि वजह ये थी कि हीलियम की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के साथ मिलती थी, इस वजह से यहाँ पर हीलियम को रख दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। वहां पर हम लोग ने क्या पढ़ा था? इट इज अ टेबल दैट शोज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये पीरियड्स कहलाती हैं। तो एलिमेंट को एक तो हम लोगों ने पीरियड में अरेंज किया है, और दूसरा ये ऊपर से नीचे क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। तो ग्रुप में हम लोगों ने एलिमेंट को क्या किया है? अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ, और ये सारे का सारा पीरियोडिक लॉ की बेस पर किया है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या होता है? वो लॉ जिसकी बेस पर कोई पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है, वो लॉ जिसकी बेस पर हम लोग एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं। ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफी लेंथी होता है। अभी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसकी लंबाई आधी लंबाई आपको नजर आ रही है। असल में ये पता है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? यहाँ पर आप जरा देखें, यहाँ से पीरियोडिक टेबल 2 हिस्सों में कटा हुआ है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। असल में इन 2 हिस्सों के दरमियान ये वाला हिस्सा आता है। ये वाले जो 2 रोज नहीं, ये जो 2 पीरियड मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हैं, ये असल में यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर, यानी ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर आएगी और ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी। तो आप अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल आप बनाएं कागज के ऊपर और यहाँ से कागज काट लें और ये वाला हिस्सा भी काट लें और इस हिस्से को यहाँ पर चिपका देना, तो ये वाला हिस्सा तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, और उससे पहले ये वाला लिखेंगे तो जरा देखें कितना लंबा पीरियोडिक टेबल बनेगा, यहाँ से वहां तक पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। ये पिक्चर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको अगर आप देखें तो इसमें 2 दफा पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है। ऊपर जो पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है वो तो नॉर्मल वाला जो आपकी बुक में गिवन है, जो आप अक्सर किताबों में देखते रहते हैं, लेकिन इसकी असल शक्ल पता है कौन सी है? ये जो नीचे वाला है, तो ये इसकी असल शक्ल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो ये जनाब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और जिस लॉ की बेस पर ये बनाया गया है उस लॉ को क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर कम, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा। असेंडिंग ऑर्डर यही होता है ना, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। तो जरा देखें यहाँ पर एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। ये जरा देखें, ये तो एलिमेंट की सिंबल है ना, लेकिन ये जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है ना, ये एटॉमिक नंबर है। जरा देखें, सबसे पहले 1 सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है, फिर उसके बाद 2, फिर जरा देखें 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जरा देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बेशक आप आखिर तक देख लें, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, their properties are repeated in a periodic manner। पीरियोडिक मैनर क्या मतलब होता है? एक खास पीरियड, एक खास नंबर के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। बेटा जरा देखिए ना, अगर हम लोग यहाँ से एलिमेंट को अरेंज करना शुरू कर देते हैं, ये एटॉमिक नंबर 3 वाला एलिमेंट लिखा, फिर 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला। जरा देखिए 11 वाला यहाँ नीचे क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं लिखा? इसकी वजह ये थी कि जब एटॉमिक नंबर 10 पर पहुंचा ना तो प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो गई। 11 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट यानी सोडियम की प्रॉपर्टी वही थी जो एटॉमिक नंबर 3 वाले एलिमेंट लिथियम की थी। तो अब प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। सेम होने को ही रिपीट होना कहते हैं ना। तो बेटा जरा देखिए इसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई हैं। तो अब ये यहां पर आएगा, मैग्नीशियम यहां पर आया, जरा देखें इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। क्या मतलब? मैग्नीशियम बेरिलियम की प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, एल्यूमिनियम बोरोन वाली प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है, यानी ये खास नंबर के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब अगर आप यहां से चलते जाएंगे ना 18 पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, फिर यहां पर नीचे की जानिब आ जाएंगे। वजह क्या है कि फिर प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो एक खास पीरियड के बाद, एक खास नंबर के बाद, एक खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज एलिमेंट की रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन किस वक्त? जब आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और यही क्या था? पीरियोडिक लॉ था। बेटा जरा देखें, शुरू में आप देखें ना तो 2 एलिमेंट हैं। क्या मतलब? 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। फिर कितने एलिमेंट के बाद? जहां पर तरह देखने 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। फिर 8 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद। लेकिन अब ये दरमियान में आ जाएंगे ना तो आप देखेंगे, आप इनको और इनको गिनेंगे तो 32 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं? रिपीट हो रही है। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं जब एलिमेंट को आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर देते हैं। और यही बेटा क्या कहलाता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और बेटा यही रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब बच्चों हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ने क्या है? पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड्स बनाए गए हैं उनको हम लोगों ने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड्स को स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इस तरीके से ये जो लाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं? पीरियड्स। तो पीरियड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। बेटा जरा गिन कर बताएं पीरियोडिक टेबल में कुल कितने पीरियड हैं? जरा देखें, ये वाला हो गया फर्स्ट पीरियड, उसके बाद ये वाला सेकंड पीरियड, ये वाला थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। 7 पीरियड हैं या इनको अलग ये 8वां और 9वां पीरियड कहेंगे? नहीं बेटा, ये 6 पीरियड का। जरा देखें ना, यहां पर एटॉमिक नंबर 55, 56, ये देखें 57 से 71, 57 से 71 तक ये सारे के सारे यहां पर आएंगे। तो ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे इस पीरियड यानी जो 6 पीरियड है ना, इसके एलिमेंट हैं। और ये जो नीचे दिए गए ना, ये सारे के सारे ये जो 7th पीरियड है इसके एलिमेंट है। तो कुल कितने पीरियड हो गए पीरियोडिक टेबल के अंदर? 7 पीरियड। आप जरा देखें हर पीरियड में एलिमेंट की तादाद कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? अगर हम लोग पीरियड लिख दें, कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड है। चलें अब जरा आप लोग मुझे बताएं फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। आप जरा मुझे बताएंगे प्लीज सेकंड वाले में कितने हैं? ये कुल गिन लें आप, 8 हैं। थर्ड वाले में भी 8 हैं, फोर्थ वाले में 18, फिफ्थ वाले में भी 18 एलिमेंट हैं, सिक्स वाले में ये जो है ना यहां पर जो लिखी हुई है ये 17 हैं और 15 ये वाले हैं, तो 32 हो गए। और सेवेंथ वाले में भी इतने ही 32 हैं। तो जरा देखें सेकंड में कितने हो गए? 8, थर्ड में भी 8, फिर उसके बाद 18 फोर्थ में, फिफ्थ में भी 18, सिक्स में 32 और सेवेंथ में भी 32। बेटा ये जो शुरू के 3 पीरियड है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये वाले पीरियड ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ये ऊपर से नीचे ये पीरियड नहीं है, इस तरीके से लंबाई में हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो क्या कहलाती हैं? पीरियड कहलाती हैं। तो बेटा फर्स्ट 3 जो पीरियड है ना, इनमें एलिमेंट की तादाद बाकी पीरियड के मुकाबले में कम है। इस वजह से ये जो फर्स्ट 3 पीरियड हैं इन्हें कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। शॉर्ट पीरियड्स।
और ये जो बाकी पीरियड्स हैं इन्हें कहते हैं लॉन्ग पीरियड। वैसे अब मैं आपको अलग अलग भी बता देता हूँ कि इनको क्या कहते हैं। ये कहलाता है द शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्ट तो है लेकिन सबसे ज्यादा शॉर्ट है, जो सबसे ज्यादा छोटी चीज होती है उसे क्या कहते हैं, द शॉर्टेस्ट पीरियड। इसे कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट, इसे कहते हैं सेकंड शॉर्ट। अब ये दो लॉन्ग कहलाते हैं, फर्स्ट लॉन्ग सेकंड लॉन्ग, और ये दो लॉन्गेस्ट, फर्स्ट लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट कहलाते हैं। लेकिन आपकी बुक के लिहाज से शुरू वाले तीन बस आप याद रखना, शॉर्ट पीरियड, और आखिरी वाले चार लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। बेटा एक जो पीरियड होता है ना, एक जो पीरियड होता है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के अंदर नंबर ऑफ शेल फिक्स होता है। यानी ये जो फर्स्ट पीरियड है ना, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अंदर सिर्फ एक ही शेल होगा। अच्छा अब जरा देखें, ये जो सेकंड पीरियड है ना, ये जो सेकंड पीरियड है इसके अंदर 8 एलिमेंट है। आठों के आठों एलिमेंट जो है ना, हर एलिमेंट के एटम में टोटल 2 शेल होंगे। इसके एटम में भी 2 शेल, इसके एटम में भी 2 शेल होंगे, इसके एटम में भी, 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 इसके एटम में, सबके एटम में 2 शेल होंगे। यानी एक ही पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम में नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे आप एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड में दाखिल होते हैं, जैसे आप इस पीरियड से इस पीरियड में दाखिल होंगे, यानी सेकंड से जैसे अब आप थर्ड में दाखिल होंगे तो एक शेल का इजाफा हो जाएगा। इन सब के एटम में कुल कितने शेल होंगे, 2, लेकिन थर्ड वाले में कितने हो जाएंगे, 3, फोर्थ वाले में 4 शेल हो जाएंगे। फिफ्थ पीरियड के जो एटम है उनमें टोटल, आखिरी नहीं में करा, टोटल 5 शेल होंगे। जो छठा पीरियड होगा उसके हर एलिमेंट के एटम में 6-6 शेल होंगे, और जो सातवां पीरियड होगा उसके हर एलिमेंट के एटम में 7-7 शेल होंगे। यानी जो नंबर ऑफ पीरियड होगा उतने ही शेल होंगे। नंबर ऑफ पीरियड 7 तो 7 शेल, नंबर ऑफ पीरियड 6 तो 6 शेल। जो बात यहां पर हम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि एक ही शेल के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के एटम में नंबर ऑफ शेल बराबर होते हैं। लेकिन जब आप लोग एक पीरियड के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर आप लोग जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं ना, तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक करके बढ़ रही है। जैसे इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में 4, इसके आखिरी शेल में 5, इसके आखिरी शेल में 6, इसके आखिरी शेल में 7 और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप जरा देखें ना, ये सेकंड पीरियड के मैंने सारे के सारे एलिमेंट बना दिए। सेकंड पीरियड देखिए, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, आगे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 1। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, 4 हो गए। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो रेड डॉट से नजर नहीं आ रहा है आपको, रेड ये छोटे छोटे दायरे से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, आप गिन लें 5 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, गिन लें टोटल 6 है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। तो जरा देखें ना, एक पीरियड है, एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब के अंदर आप शेल काउंट करें, इसमें भी 2 शेल, 1 और 2, इसमें भी 2 शेल, 1 और 2, सब में काउंट कर लें, सब में 2-2 शेल। क्या मतलब, शेल की तादाद कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें आखिरी शेल में, पहले शेल के अंदर सब में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, पहले शेल में तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन आखिरी शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में देख लें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, इसके आखिरी शेल में देख लें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3, इसके आखिरी शेल में देख लें 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से सब में देखते जाएं, तो जब आप लोग एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता जा रहा होता है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेल इन अ पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इन वैलेंस शेल increases gradually फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से
राइट की तरफ जाते हैं। अच्छा बेटा, एक ही पीरियड के अंदर जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आती है। ग्रेजुअल क्या मतलब, एक तरतीब के साथ थोड़ी थोड़ी चेंज आ रही होती है। ऐसे नहीं होता कि सडन कोई चेंज आ गई, एकदम चेंज आ गई, नहीं, ग्रेजुअल चेंज आती है, थोड़ी थोड़ी करके चेंज आती है। लेकिन जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में इन होते हैं, तो फिर प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ पीरियड ग्रेजुअली चेंज। लेकिन इसके साथ आगे ये भी लिखना है, बट व्हेन वी एंटर फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड, प्रॉपर्टीज स्टार्ट टू रिपीट, प्रॉपर्टी रिपीट होना शुरू हो जाती है। और बेटा लास्ट पॉइंट जो जहां पर हम लोग ने लिखना है, यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं। छठा पॉइंट जो है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी पीरियड्स हैं, हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस पर खत्म होता है। बेटा ये जितने भी एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन को छोड़कर, सारे के सारे अल्कली मेटल कहलाते हैं। तो जरा देखें सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से, और लिथियम क्या है, अल्कली मेटल, और खत्म कहां पर हो रहा है, नियॉन पर। नियॉन नोबल गैस है, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। तो जितने भी पीरियड हैं सिवाय फर्स्ट पीरियड के, बाकी जितने भी पीरियड्स हैं सारे के सारे अल्कली मेटल से स्टार्ट रहे हैं। और जितने भी पीरियड हैं, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जितने भी हैं, सारे के सारे नोबल गैसेस पर एंड हो रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट के ये जो वर्टिकल कॉलम है ना, यानी ऊपर से नीचे की जानिब ये जो इनकी रोज हैं, ये कहलाते हैं ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। बच्चों एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ शेल सेम नहीं होता। ऊपर से नीचे जब आप आते जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल वन बाय वन इंक्रीज करता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के एटम में एक शेल होता है, लिथियम के एटम में 2 शेल होते हैं, सोडियम के एटम में 3 शेल होते हैं, पोटाशियम के एटम में 4, रुबिडियम के एटम में 5, सीजियम के एटम में 6 और फ्रांसियम के एटम में 7 शेल होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विद इन अ ग्रुप number of shell increases from top to bottom। लेकिन बेटा आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना, वो सेम रहती है। जरा देखें, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम, इन सब के आखिरी शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सब के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। और बेटा अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो, तो हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ये नहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओवरऑल सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती, सिर्फ कौन सी चीज, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। जरा देखें, ये जो ग्रुप 2A है ना, इसके हर एटम के आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा ये जो है ना, ये 3A कहलाता है, इन सब के आखिरी शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, valence shell electronic configuration of all the element is same within a group। बेटा अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट की सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन भी सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब होता है, रिएक्शन। एक एटम जो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है, वो उनकी रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और पता है रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, या तो बॉन्ड बनते हैं और या बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड कौन सी चीज बनाती है, बेटा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी, तो रिएक्शन भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या लिखेंगे, सेम केमिकल रिएक्शन या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये रीजन बहुत ज्यादा आता है,
वाई द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब सिर्फ प्रॉपर्टीज का लफ्ज लिखा हुआ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा हम लोगों ने ये पढ़ना है कि इन ग्रुप्स को नंबर कैसे दिए जाते हैं, कौन सा ग्रुप 1 है, कौन सा ग्रुप 2 है, कौन सा ग्रुप 3 है, किस बेस पर नंबर दिए जाते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने हेडिंग डाली है ग्रुप्स नंबरिंग सिस्टम। आपकी बुक में लिखा हुआ है 2 नंबरिंग सिस्टम टू डिजिग्नेट द ग्रुप। 2 नंबरिंग सिस्टम यानी ग्रुप्स को 2 तरीकों से नंबर दिए जाते हैं। उनमें से एक कहलाता है ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल यानी पुराना रवायती जो तरीका है उसको ओल्ड IUPAC सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है न्यू IUPAC सिस्टम। ये जो लफ्ज है ना IUPAC, इसको IUPAC भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा दुनिया के जितने भी केमिस्ट है ना उनकी एक यूनियन है, उसे कहते हैं IUPAC। और बेटा केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स हैं वो फाइनल करती है, वो बनाती नहीं है, बनाते तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट है ना, लेकिन वो उनको अप्रूव करती है कि ये बेस्ट है, फिर उसी को पूरी दुनिया में अप्लाई कर दिया जाता है। तो बच्चों ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, जो ओल्ड IUPAC सिस्टम है, उसमें ग्रुप को किस तरीके से नाम दिया जाता है बेटा, ग्रुप नंबर के साथ साथ लेटर A और B लिखे जाते हैं। यानी 2 किस्म के ग्रुप हैं, A ग्रुप्स और B ग्रुप्स। लेटर A एंड B आर यूज्ड विद ग्रुप नंबर। ये जो शुरू में है ना ये वाला ग्रुप कहलाता है ग्रुप 1A। ये एक ग्रुप है, ये 1A। ये वाला कहलाता है 2A। फिर बेटा ये वाला जो ग्रुप है ना ये वाला ग्रुप कहलाता है 3A। ये वाला ग्रुप कहलाता है 4A। ये वाला कहलाता है 5A। ये वाला कहलाता है 6A। ये वाला कहलाता है 7A और ये वाला कहलाता है 8A। 8A को 0 ग्रुप भी कहा जाता है। बेटा ये जो सेंटर वाले हैं ना ये सारे के सारे B ग्रुप हैं, और ये पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, ये 1B नहीं है 3B से स्टार्ट होते हैं। 3B ये कौन सा हो गया, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, फिर 8B, फिर 8B। 8B के बाद फिर आ जाता है 1B और फिर आ जाता है 2B। बेटा ये जो हम लोगों ने ग्रुप्स को नंबर दिए हैं ना, ग्रुप के साथ जो नंबर लिखे हैं, ये ट्रेडिशनल सिस्टम या ओल्ड IUPAC सिस्टम कहलाता है। फिर से जरा सुन लें, 1A फिर 2A, 2A के बाद फिर 3A नहीं है, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B 3 दफा आया है, 8B फिर 8B फिर 8B और फिर 1B और फिर 2B, 2B के बाद फिर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। अब ये याद रखना तो बहुत आसान है भाई, आप लोग याद रख सकते हैं 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 फिर 1B, 2B, फिर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। 8A का नाम मैंने बता दिया है 0 ग्रुप भी कहलाता है। अच्छा तो यहां पर आपकी बुक में जो बात लिखी हुई है कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं वो ग्रुप 1A और 2A कहलाते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप्स उनके नंबर क्या हैं, 1A और 2A। और जो लास्ट के 6 है ना, ये वाले जो लास्ट के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट के 6 ग्रुप हैं, इन्हें क्या नाम दिए जाते हैं, 3A से लेकर 8A तक। लास्ट 6 ग्रुप्स आर नंबर्ड। क्या इनको नंबर दिया जाता है बेटा, फ्रॉम 3A टू 8A। और बेटा ये जो दरमियान वाले हैं ना ये B ग्रुप कहलाते हैं। मिडल एलिमेंट या सेंट्रल एलिमेंट्स आर B ग्रुप्स, B ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो शुरू वाले 2 ग्रुप है ना 1A और 2A, ये कहलाते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। ये लास्ट वाले जो 6 है ना 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ये कहलाते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो सेंटर में है ना 3B से लेकर और यहां तक 2B तक, ये कहलाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो नीचे वाले हैं ना ये कहलाते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक एलिमेंट का अगर आ जाए कि इनके ग्रुप कौन कौन से हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप 1A और 2A, ये कौन से हैं, S ब्लॉक।
एस ब्लॉक। और 3A से 8A वाले कौन से हैं बेटा? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो बी वाले हैं ये कौन से हैं? डी ब्लॉक। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, अब बच्चों नया जो तरीका है ना नाम देने का, वो बड़ा आसान कर दिया इन्होंने। ये ए बी हटा दिया, डायरेक्ट 1 से लेकर 18 तक, यानी इसको ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2, इसको ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बेटा याद रखें, पुराना जो मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड ग्रुप की नंबरिंग का, उसमें जो नंबर लिखा जाता है वो रोमन काउंटिंग में लिखा जाता है। ये 1 लिखा, 2, 3, 4, ये रोमन काउंटिंग है। लेकिन जो न्यू IUPAC सिस्टम है ना, उसके मुताबिक सिर्फ आम जो हम लोग काउंटिंग नहीं लिखते, ये जरा देखिए, ये 1, 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, 10, 11, 12। और ये वाला ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 13, ये 14, ये वाला 15, 16, 17 और ये ग्रुप नंबर 18। तो जरा देखिए आखिर वाले ग्रुप के अब 3 नंबर हो गए, 18B, 8AB और 0 ग्रुप एलिमेंट भी इसे कहते हैं। 0 ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। वैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की सलाहियत इसकी 0 होती है। ये कुछ बातें याद भी रखनी होती हैं। तो बच्चों न्यू मेथड के मुताबिक नंबरिंग कैसे की जाती है? फ्रॉम 1 टू 18 ग्रुप, ये नंबरिंग की जाती है न्यू मेथड के मुताबिक। बेटा ये जो ग्रुप नंबर हम लोगों ने दिए हैं ना, ये जो ग्रुप नंबर हैं, इन ग्रुप नंबर और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है उसका आपस में रिलेशन होता है। चलें वो पढ़। बेटा आपकी बुक में जो ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिलेशन शो किए गए ना, वो सिर्फ ये जो ए वाले ग्रुप नहीं है, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, इनके दरमियान रिलेशन शो किए गए। मैं सबसे पहले जितने भी ग्रुप नंबर है ना वो सारे के सारे यहां पर लिख देता हूं, फिर उसके बाद उन ग्रुप नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस चीज को समझ लेते हैं। बेटा मैंने यहां पर सबसे पहले लिख दिया ग्रुप 1A। ग्रुप 1A को ग्रुप 1B कहते हैं। जरा देखिए मैंने ग्रुप 1 लिख दिया। ग्रुप 2A, ग्रुप 2A को ग्रुप 2 भी कहते हैं। फिर ग्रुप 3A, ये वाला 3B है, ये 3A, 3A को ग्रुप नंबर 13 भी कहते हैं। इस तरीके से 4A को 14 एंड इसी तरीके से 8A को 18 भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ये जो ग्रुप नंबरिंग का मेथड है ये ओल्ड IUPAC जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं, और ये जो ग्रुप नंबरिंग का सिस्टम है ये न्यू IUPAC सिस्टम कहलाता है। बेटा अगर आप ये जो ग्रुप 1 है ना, इसके जितने भी एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। जरा देखें, लिथियम ग्रुप 1A का एलिमेंट है, लिथियम ग्रुप 1A का, ये ग्रुप 1A है, इसके आखिरी शेल में देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखें बेरिलियम है ना, ये ग्रुप 2A का, बेरिलियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में देखें एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जरा देखें बोरोन 3A का, बोरोन ये देखें ना बोरोन है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो 2A है उसके आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2A में 2 इलेक्ट्रॉन, 3A में 3, 4A में 4, 5A में 5, 6A में 6, 7A में 7 इलेक्ट्रॉन और 8A में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या रिलेशन क्या बन रहा है बेटा ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? अगर आप लोग ओल्ड IUPAC सिस्टम या जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ग्रुप नंबरिंग का उसको कंसिडर करेंगे तो बेटा ये जो शुरू में नंबर लिखा होता है ना उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस नंबर के इक्वल होते हैं। देखें यहां पर 4 लिखा हुआ है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 4 है, यहां पर 7 लिखा हुआ है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 7। लेकिन आपकी बुक में ना इस सिस्टम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट किया गया है। तो बच्चों जरा देखें, ये जो ग्रुप 1 है ना और ग्रुप 2 है, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, यानी ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर ग्रुप 1 एंड 2। आप जरा देखें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1 और 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर के इक्वल है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर।
लेकिन बेटा अगर आप ग्रुप नंबर 13 से 18 तक देखें ना, तो फिर ऐसा नहीं है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल नहीं है। जरा देखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ग्रुप नंबर 13 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन ग्रुप नंबर 4 नहीं है, ग्रुप नंबर 14 है। तो फिर यहां पर माजरा कुछ अलग है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ग्रुप 13 to 18 क्या रिलेशन बन रहा है, जरा बताएं। 3 और 13 का क्या रिलेशन है? 3 और 13 का रिलेशन ये है कि अगर 13 में से 10 माइनस कर दें तो 3 बन जाता है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, ग्रुप नंबर -10। जरा देखें, इसमें से 10 माइनस करेंगे ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 14 - 10 4, 15 - 10 5, 16 - 10 6। तो यहां पर मैं क्या रिलेशन लिखूंगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल ग्रुप नंबर -10। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये 10 देखें ना, इक्वल के उस साइड पर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर। ये रिलेशन है बच्चों। अगर कोई आप लोग से पूछे कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, तो आपने कहना है 1। अगर कोई पूछ ले 2A में, तो आप लोगों ने कह देना है 2। अगर कोई कह दे 3A में कितने होते हैं, तो आप लोगों ने कह देना है 3। अगर कोई कह दे 4A जो ग्रुप है उसके एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोगों ने कह देना है 4। इसी तरीके से अगर कोई पूछ ले कि 8A जो ग्रुप है, 8A ये वाला जो ग्रुप है, इसके जितने भी ये एलिमेंट हैं इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8। लेकिन अगर कोई इस सिस्टम के मुताबिक पूछ ले, आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि ग्रुप नंबर 1 है तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। कोई पूछ ले ग्रुप नंबर 2, तो आप लोगों ने कहना था 2। अगर कोई कह दे ग्रुप नंबर 14, तो फिर आखिरी शेल में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, आखिरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर ग्रुप नंबर 14 आ जाए तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 14 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बता सकते हैं। बेटा ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बता सकते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद से आप लोग ग्रुप नंबर बता सकते हैं। अगर कोई कह दे कि भाई एक ऐसा एलिमेंट है कि उसके आखिरी शेल्फ में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताएं उसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो आप लोगों ने कह देना कि भाई 5A, या दूसरा जो सिस्टम है ना, न्यू IUPAC सिस्टम, उसके मुताबिक ग्रुप बताना हो तो 5 के अंदर 10 प्लस कर दें तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। 5 के अंदर 10 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 15, तो 15 ग्रुप हो जाएगा। बेटा पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। आपकी बुक में सिर्फ ग्रुप नंबर और आगे स्पेसिफिक नेम गिवन है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी उनकी वजह भी पढ़ेंगे, रीजन भी पढ़ेंगे कि ये स्पेसिफिक नेम क्यों दिए गए हैं। बेटा बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये फालतू चीज है, भाई ये फालतू चीज नहीं है। बच्चों में कभी भी एक जरा सी भी चीज आप लोगों को फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। आपको पता है ना, आपका पेपर एसएलओस बेस होता है। एसएलओस बेस का मतलब ये है, बुक में अगर किसी एक चीज का नाम गिवन है और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है तो वो भी पूछी जा सकती है। तो बच्चों जरा देखें, ये जो ग्रुप 1A है ना, 1A या जिसको ग्रुप 1 कहते हैं, ग्रुप 1A या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप 1 कहते हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सिवाय हाइड्रोजन के, बाकी ये जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ये सारी की सारी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इस वजह से आपकी बुक में उन्होंने स्पेसिफाई किया है ऑल मेटेलिक एटम्स। इस वजह से आपकी बुक में उन्होंने ये चीज लिख दी, ऑल मेटेलिक एटम, यानी इसमें हाइड्रोजन भी था ना। अगर हाइड्रोजन ना होता ना तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर सारे के सारे अल्कली मेटल कहलाते हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन आ गया, वो नॉन मेटल है, वो अल्कली मेटल नहीं है, और बाकी सारे क्या है, अल्कली मेटल। तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनका स्पेसिफिक नेम क्या है, अल्कली मेटल्स। इनको लिथियम फैमिली भी कहा जाता है। ये ग्रुप क्योंकि लिथियम से स्टार्ट हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आए सबसे पहले लिथियम आता है, तो इसको लिथियम फैमिली भी कहा जाता है। इन्हें अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, ये जो लफ्ज है ना अल्कली, ये बेटा अरबी जबान का लफ्ज है। लेकिन अल्कली अल अक्सर अरबी जबान के जो लफ्ज होते हैं उनके शुरू में आता है। इसके जो मीनिंग है वो होती है ऐश, राख, ऐश। ऐश वो फिल्म वाली ऐश नहीं है, वो जो इंडिया की फिल्मों में काम करती है ऐश, वो नहीं भाई। ये जो चीजों को जलाते हैं तो जो राख बनती है उसे भी तो ऐश बोलते हैं, और अल्कली का मतलब वही वाली ऐश होती है जो चीजों को जलाकर बनाई जाती है। अल्कली के जो लफ्जी मीनिंग है वो तो ऐश के हैं, लेकिन बेटा अल्कली जो है ना वो केमिस्ट्री की एक टर्म भी है। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस।
अल्कली कहलाते हैं। बेस क्या होते हैं, पढ़ा है ना, एसिड और बेस। तो वो चीज जिसके आखिर में OH लगा होता है बेस कहलाता है। तो बेटा जिस चीज के आखिर में OH लगा होता है वो हाइड्रोक्साइड भी कहलाते हैं। तो क्या मतलब, इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे जरा देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जरा देखें ग्रुप 1 एक एलिमेंट है, KOH, इसी तरीके से बाकियों के साथ भी OH लगाते जाएं। तो ये इनमें OH आ गए, ये बेस है, इनको पानी में डालें तो ये डिसोल्व हो जाते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल बेस है, इस वजह से इन्हें अल्कली कहते हैं। तो बेटा ये अल्कली मेटल क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाती हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, जब बुक में ये बात आ जाए, व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड अल्कली मेटल, तो आप लोगों ने कहना है बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। अच्छा बेटा ये जो ग्रुप 2A के एलिमेंट है ना, जितने भी हैं सारे के सारे, ये कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? अल्कलाइन क्या मतलब, ये भी वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, या इनके हाइड्रोक्साइड भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अर्थ मेटल ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर। और जमीन के अंदर पता है किस शक्ल में होते हैं? ऑक्साइड की शक्ल में। जैसे जरा देखें बेरिलियम ऑक्साइड इस शक्ल में होंगे, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखें मैग्नीशियम भी ग्रुप 2A का एलिमेंट है। या फिर कौन सी चीज, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड है इनके, और इनके ऑक्साइड पता है कहां मौजूद होते हैं? रॉक्स के अंदर। रॉक्स जमीन का हिस्सा होते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? अर्थ मेटल। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ग्रुप 2 जो है उसके एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, तो आप लोगों ने कहना है कि इनको अल्कलाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड यानी इनके बेस भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। और अर्थ मेटल क्या मतलब, ये अपने ऑक्साइड की शक्ल में रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। बेटा ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ना, ऑक्सीजन फैमिली यानी ग्रुप नंबर 16 या 6A, ये कहलाते हैं चैल्कोजेन। ये चैल्कोजेंस कहलाते हैं। चैल्को बोलते हैं ओर्स को। और क्या होते हैं? वो पत्थर जिनके अंदर मेटल पाई जाती हैं, और उनसे मेटल को आप अलग भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी, हासिल भी कर सकते हैं। अब बेटा चैल्कोजेन, जिन का मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना। तो ये ओर्स बनाने वाली होती हैं। जो भी ओर लेंगे ना, आयरन को ओर लेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन, Fe2O3 आयरन का ओर है, उसके साथ ऑक्सीजन होगा, सल्फर होते हैं उनके साथ। तो ये जितने भी एलिमेंट है ना इस ग्रुप के, ये ओर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ओर के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें कहते हैं चैल्कोजेन। बेटा ये वाले जो एलिमेंट है ना, अच्छा इनको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, इनको बेरिलियम फैमिली भी। यानी किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो उसकी फैमिली के नाम के साथ आ जाता है। अच्छा अब बच्चों ये जो फ्लोरीन फैमिली है ना, यानी ग्रुप नंबर 7A या ग्रुप नंबर 17, इनको हैलोजेंस बोला जाता है। इनको हैलोजेंस बोला जाता है। इनको क्यों हैलोजेंस बोला जाता है? हैलो कहते हैं साल्ट को, हैलाइट सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम है, और जिनका मतलब जनरेट, यानी ये साल्ट बनाते हैं। एक कॉमन साल्ट है ना जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, NaCl। देखें ये Cl क्या है? हैलोजन है, ग्रुप 17 का मेंबर है हैलोजन। तो ये सारे के सारे साल्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, साल्ट बनाते हैं, इस वजह से इन्हें हैलोजन कहते हैं। बेटा ग्रुप 8A जो है ना, 8A या जिसे हम लोग 18 ग्रुप कहते हैं, ये वाला जो लास्ट वाला ग्रुप है, इसको वैसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। बेटा इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। गैसेस, ये सारे के सारे गैसेस हैं। और नोबल, नोबल क्या मतलब? शरीफ, जो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। क्या मतलब? ये रिएक्शन नहीं करता। तो ये बेटा इस वजह से नोबल गैसेस कहलाती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है जिस चीज के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता। इनको वैसे प्रीशियस गैसेस भी कहा जाता है। बेटा इनके अलावा और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं, लेकिन आपकी बुक में उनका जिक्र नहीं है। मैं बता देता हूं, अगर किसी ने याद रखना हुआ तो रख लेंगे। बेटा ये जो ग्रुप नंबर 10 है ना, 8B का जो लास्ट है, निकल, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, इनको बेटा कैटालाइटिक मेटल भी कहा जाता है। इस ग्रुप का दूसरा नाम क्या है? कैटालाइटिक मेटल। क्यों कैटालाइटिक मेटल कहते हैं? कैटालाइटिक, कैटलिस्ट, आपको पता है रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं कैटलिस्ट। तो ये मेटल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बेटा ये जो ग्रुप नंबर 11 है ना, ये जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह है या रोजीनियम है, तो बच्चों ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं
नोबल मेटल्स। ये नोबल गैसेस, ये नोबल मेटल्स। इनको नोबल मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको मोस्टली जंग नहीं लगता। नॉर्मल कंडीशन में ये क्रोड नहीं होती, इनको जंग नहीं लगता, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से इनको नोबल मेटल भी कहते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, इनको 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ग्रुप 1A यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है, इनके ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं? क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता था। तो बच्चों जरा देखें ना, अब जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट के है ना, उसको पता है आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके सबसे आखिर में एस आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बेटा ये जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट है, ये क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक, या हम लोग कहेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनको क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं? ये रीजन, ये वजह भी आपको पता होनी चाहिए। इनको एस ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स गोस टू द एस ऑर्बिटल। तो जरा देखें, उसके अलावा बेटा ये जो ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18 ये वाले जितने भी एलिमेंट हैं हीलियम को छोड़कर, इन सबको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये लास्ट में पी ब्लॉक, शुरू में एस ब्लॉक। इनको पी ब्लॉक क्यों कहते होंगे, वजह बता दें। बेटा इनको पी ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। ये जो बेटा ग्रुप 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और ये जो आखिर में दिए गए हैं ना, ये वाले ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनको छोड़कर ये जो शुरू वाले दो है ना, ये असल में ये जो एल है ना, लेंथनम, इसकी जगह यहां पर है, और ये जो एक्टिनम है ना, इसकी जगह यहां पर है। इसके बाद ये वाले जो है ना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें भी एफ ब्लॉक कहते हैं, लेकिन ये एफ ब्लॉक नहीं है, ये वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट है। 14 ये वाले और 14 ये वाले, इनको शामिल करेंगे ना तो फिर 15 हो जाएंगे। आप काउंट कर लेना जहां तक ये 15 बन रहे हैं, लेकिन ये पहले वाला हमने एफ ब्लॉक में शामिल नहीं करना। इनको क्यों एफ ब्लॉक कहते हैं? इनको एफ ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा। इनको क्यों डी ब्लॉक कहते हैं? क्योंकि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा। ये भी डी के और ये भी डी के यहां। तो बेटा कितने ब्लॉक हो गए? 4 ब्लॉक। कौन कौन से? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं कौन कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 1 और 2। पी ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं कौन से आते हैं? ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। डी ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेटा? 3 से लेकर 12 तक। 3 से लेकर 12 तक। या बी ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट हैं, ए वाले 1 और 2A जो हैं वो एस में, और उसके अलावा बाकी जितने भी ए हैं वो पी में। अच्छा, एफ ब्लॉक वालों का ग्रुप नहीं होता। हाँ, एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 यानी कि बी से इनका ताल्लुक है। एक जगह पर मैंने पढ़ा था, एक किताब में पढ़ा था, लेकिन उसके अलावा और किसी किताब में मैंने ये नहीं पढ़ा। एफ ब्लॉक में पता है हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक में ये 2 सीरीज है, एक ये सीरीज है, एक ये सीरीज है। ये जो ऊपर वाली सीरीज है ना, ये जो एलिमेंट, इन्हें कहते हैं लेंथनाइड्स। तो 2 सीरीज हो गई, कौन कौन सी? एक हो गई लेंथनाइड्स, और ये जो नीचे वाले हैं ना, ये वाली सीरीज कहलाती है एक्टिनाइड्स। अब वजह भी पता होनी चाहिए कि इनको लेंथनाइड क्यों कहते हैं, इन सारे एलिमेंट को, और इनको एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? बेटा वजह यह है ना कि ये वाले जितने भी एफ ब्लॉक यहां से स्टार्ट रहा है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, एफ ब्लॉक यहां से स्टार्ट रहा है, ये आगे तक। ये जहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उससे जो पहले वाला एलिमेंट है वो है लेंथनम। अब लेंथनाइड क्या मतलब? लेंथनम को फॉलो करने वाले, लेंथनम के बाद आने वाले, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लेंथनाइड। अब इनको एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं, एसी एक्टिनम, लेंथनम एक्टिनम। ये लेंथनम की सिंबल है La, और ये एक्टिनम, ये एक एलिमेंट है, उसकी सिंबल है एसी एक्टिनम, और एक्टिनम के फॉलोवर हैं, एक्टिनम के बाद आ रहे हैं, इस वजह से इनको एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये 2 सीरीज हैं, और इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं,
14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट्स। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 15 बनेंगे। भाई ये वाला इसमें काउंट नहीं करना ना, एक्टिनाइड एक्टिनम एक्टिनाइड में शामिल नहीं है। एक्टिनम के बाद वाले जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइड कहलाएंगे। इसी तरीके से लेंथनम लेंथनाइड में शामिल नहीं है। लेंथनम के बाद वाले जो एलिमेंट है ना वो लेंथनाइड कहलाएंगे। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट की तादाद कितनी है, तो जरा देखिए ना, 14 ये है, 14 ये है, 28। लेकिन अगर कोई आप लोगों से सिर्फ ये पूछ ले कि लेंथनाइड की तादाद कितनी है, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ 14 बतानी है। अगर कोई पूछ ले कि एक्टिनाइड की तादाद कितनी है, तो वहां पर भी आपने 14 बताना है। बच्चों ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, इन एलिमेंट को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, या इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या इन्हें मेन ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। वैसे इनके एक और नाम भी है टिपिकल एलिमेंट्स, लेकिन उसका जिक्र आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो ये 3 नाम आपने याद रख लेने हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। और बेटा ये जो डी ब्लॉक के हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये वाले कहलाते हैं, डी वाले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ वाले कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी दोनों में देखिए ना, ट्रांजिशन ट्रांजिशन आ रहा है, तो दोनों को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, तो याद रख ले। वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है डी ब्लॉक को ट्रांजिशन, इनका इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया। जो एलिमेंट है ना, जिनकी सिंबल मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है, ये नॉन मेटल है, और जिनकी सिंबल मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है, ये सारे के सारे मेटल है। ये देखिए ना, हाइड्रोजन की सिंबल मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है, तो ये नॉन मेटल है। लिथियम की सिंबल ब्लैक से, तो ये मेटल है। बेटा बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनकी सिंबल में मैंने दोनों कलर इस्तेमाल किए, ब्लैक और ब्लू, तो क्या मतलब? उनके अंदर मेटल के करेक्टर भी हैं, नॉन मेटल के करेक्टर भी हैं। वो आधे मेटल है, आधे नॉन मेटल है, दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। यहाँ हम कहेंगे ना तो ये मुकम्मल तौर पर मेटल है, ना ये मुकम्मल तौर पर नॉन मेटल है, तो ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं मेटलाइट्स। तो बेटा जरा देखें, जैसे बोरोन, देख रहे हैं बोरोन का बी आधा ब्लैक है, आधा ब्लू है। सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, स्टेबियम, टेलुरियम, एस्टेटीन, ये वाले एलिमेंट मेटलाइट। और बेटा ये रहे इन टॉपिक्स के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेटा जब भी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स का आप लोग आंसर लिखेंगे, तो उसके साथ ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बना देनी है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।